जोहार। जयमुल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। उत्तर प्रदेश के चुनाव अब कुछ ही महीने दूर है। इसको लेकर इस चुनाव की तैयारियां उत्तर प्रदेश में अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा चल रही है, जिसमें सबसे बड़ी तैयारी जो है वो ब्राह्मण मतदाताओं को अपने ओर आकर्षित करने की दिखाई दे रही है। सपा बसपा दोनों भी ब्राह्मण सम्मेलन लेकर ब्राह्मण मतदाताओं को अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं, उनको लुभाने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वे उनके साथ जाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वोट जो है वो 1989 तक कांग्रेस के साथ में था। उसके बाद जैसे ही बीजेपी ने उग्र हिंदुत्व का नारा अपनाया, राम जन्मभूमि आंदोलन हो, उसके बाद बीजेपी की तरफ ब्राह्मणों का जो वोट है वो शिफ्ट हो गया। इस बीच 2007 और 2012 में एक बार सपा के बसपा की सरकार, दूसरी बार बसपा की सरकार बनते हुए हमने देखी। उस वक्त भी एक ब्राह्मणों का बड़ा वोट शेयर जो है वो बीजेपी के पास ही था जब बीजेपी हार रही थी। ये सारे इस इसका ये जो ब्राह्मण सम्मेलन चल रहे हैं या ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने का या उनको अपनी ओर आकर्षित करने का काम जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है सपा बसपा के द्वारा, इसके क्या मायने हैं, क्या इसका असर होगा चुनाव में, इस पर बात करेंगे। और इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, इनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इन सभी बातों पर सटीकता से बात करे। क्योंकि वामन मेश्राम साहब ने जनता पार्टी की सरकार को देखा है, उसके पहले उन्होंने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को देखा है, फिर जनता पार्टी की सरकार को बनते हुए बिगड़ते हुए देखा है, उन्होंने मंडल आंदोलन को देखा है, उन्होंने उसके विरोध में चलने वाले कमंडल का आंदोलन भी देखा है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुजन राजनीति को उभरते हुए देखा है। तो वामन मेश्राम साहब हमारे साथ हैं, उनका लंबा अनुभव रहा है, पिछले 40-42 साल से वे बहुजन आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उसको चला रहे। देश के 35 राज्यों में उनका ये आंदोलन अभी चल रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भी वे काफी मुखर होकर बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ हो सकता है, प्रिडिक्शंस भी हो रहे हैं। मेश्राम साहब, आपका एमएन टीवी पर स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ एमएन टीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर है। हम दोनों मिलकर, कुमार काले सर और हम दोनों मिलकर मेश्राम साहब से ये ब्राह्मण वोटरों का क्या मामला है, उनके वोट किस प्रकार से रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और अभी 2022 के चुनाव में उसका क्या कुछ असर होगा, इस पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मेश्राम साहब, मेरा आपसे सवाल है कि बसपा के साथ अब सपा ने भी ब्राह्मण सम्मेलन करने की बात कही है। 22 अगस्त से उनके ब्राह्मण सम्मेलन जिला स्तर पर शुरू हो गए हैं। इसको चुनाव से पहले इसके क्या मायने लगाए जा सकते हैं? बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है जी। मगर मेरा ऐसा मानना है, ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के वोटर नहीं है। ब्राह्मण कांग्रेस के वोटर रहे हैं और कांग्रेस के बाद वो बीजेपी के वोटर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की द्वारा बनाई हुई पार्टी थी, इसलिए ब्राह्मण उनके साथ थे। बीजेपी भी ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई पार्टी है। जैसे कांग्रेस चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इनके द्वारा बनाई हुई पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई पार्टी है। इसलिए आरएसएस ने जब पहली पार्टी बनाई थी तो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो भी बंगाली ब्राह्मण थे। और जब जनसंघ को विलीन करके जनता पार्टी से बाहर निकले अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी, तो अटल बिहारी के द्वारा, अडवाणी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया गया 81 में। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस
ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई पार्टियां है। इसकी जानकारी ब्राह्मणों को होने की वजह से ब्राह्मण इन पार्टियों का समर्थन करते हैं। ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के या समाजवादी पार्टी के वोटर कभी नहीं रहे हैं। एक बात जरूर है कि यदि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी अगर किसी ब्राह्मण को कैंडिडेट बनाती है और वहां वो कैंडिडेट जीतने लायक अगर है तो ब्राह्मण को वोट देते हैं। ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है और ये महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी चाहे कितनी भी कोशिश करे या समाजवादी पार्टी चाहे जितनी भी कोशिश करे, ब्राह्मण उनका वोटर बनने वाला नहीं है। ब्राह्मण को वोट देता है। समाजवादी पार्टी ने अगर मान लो ब्राह्मण को टिकट दिया, बीएसपी ने टिकट दिया और वो जीतने लायक है तो ब्राह्मण वहां उसको वोट देते हैं। जी बिल्कुल, आपने इस हिसाब से ब्राह्मण सबसे ज्यादा जातिवादी लोग है। जी, ये ब्राह्मणों ने ही जातियां पैदा की, ब्राह्मण ही जातियों के निर्माता है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के निर्माता ब्राह्मण ही है। जी, लेकिन क्या केवल ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई पार्टी को ब्राह्मणों ने वोट देना, क्या इस लिहाज से केवल मात्र वो जातिवादी है या वो राजनीतिक रूप से ज्यादा सतर्क है? ब्राह्मण राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा कॉन्शियस लोग हैं और ये राजनीतिक जागृति उनकी अपने जाति को वोट देने के लिए जागृति है। जैसे अगर मान लो कि वो कांग्रेस को वोट देते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, वहां चाहे ब्राह्मण कैंडिडेट हो या ना हो, मतलब वहां पर वो ये नहीं देखते कि वहां ब्राह्मण कैंडिडेट है, वहां वो पार्टी देखते हैं। वहां वो पार्टी देखते हैं और पार्टी के तौर पर वो उनको वोट देते हैं। जी, और जहां अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को वो ब्राह्मण वोट नहीं देता है। अगर समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने किसी ब्राह्मण को टिकट दिया, वो वहां ब्राह्मण को वोट देते हैं। इस दृष्टि से मैं ब्राह्मण को जातिवादी कह रहा हूं। जी, आपने जो कहा वो आंकड़ों के आधार पर भी सही बात है। डॉक्टर वर्नियर्स जो एक पीएचडी उन्होंने की थी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, पिछले विधानसभा और कई सारे लोकसभा चुनावों का उन्होंने उसमें अध्ययन किया और आंकड़ों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने अपना एक डिसीजन बनाया, अपनी थीसिस में उन्होंने ये बात लिखी थी कि 1989 तक ब्राह्मण जो है वो कांग्रेस के साथ में थे। उसके बाद 1990 के बाद में वो बीजेपी के साथ में चले गए हैं। जब 2007 में और 2012 में एसपी बीएसपी की सरकार बनी थी, उस वक्त भी ब्राह्मणों का एक बड़ा वोट शेयर यानी लगभग 40% वोट शेयर जो है ब्राह्मणों का, 40% वोट शेयर जो है ब्राह्मणों का, वो तब भी बीजेपी के ही पास था। बीजेपी के ही साथ में ब्राह्मण गए थे जब बीजेपी हार रही थी। चुनाव हारने के बावजूद भी गए थे। बाद भी जी, लेकिन फिर भी अभी बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो, ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम क्यों कर रहे, जबकि उनके पास भी ये आंकड़े होंगे, वो राजनीतिक लोग हैं, सारे चुनाव के आंकड़े उनके पास होंगे, फिर भी वो ब्राह्मण मतदाताओं को आकर्षित करने का काम क्यों कर रहे हैं, उस काम में क्यों लगे हैं? ब्राह्मणों का भारत के राजनीति व्यवस्था पर कब्जा है, विधायिका पर कब्जा है, कार्यपालिका पर कब्जा है, न्यायपालिका पर कब्जा है, मीडिया पर कब्जा है। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार को
सजा देने के लेवल तक पहुंचाते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई भ्रष्टाचार है तो कांग्रेस वाले भी उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम नहीं करते, मगर दोनों के दोनों मिलके जो तमाम बैकवर्ड क्लासेस की पार्टियां है भ्रष्टाचार के मुद्दों पर उनको डराते रहते हैं और डराकर इस्तेमाल करते रहते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी को भी तजर्बा है और ये समाजवादी पार्टी को भी तजर्बा है, इसलिए संभवतः ऐसा कहा जा सकता है ये डरे डरे रहते हैं और ये प्रदर्शन करते रहते हैं कि अगर मतलब ब्राह्मण को साथ में लेने की बात इसलिए करते रहते हैं ताकि अपने भ्रष्टाचार के लिए भविष्य में ब्राह्मण मदद कर सके, पर्दा डालने के लिए मदद कर सके। जी काले सर। सर मेश्राम जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंडल कमंडल की एक बड़ी भूमिका रही है। हाँ। और लगातार 3 चुनाव मतलब मंडल के मतलब बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में 93 का हो, 96 का हो, 97 तक का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुआ उसमें बीजेपी अच्छा खासा वोट लाती रही, मगर सत्ता में कभी वो अपने बलबूते पर नहीं आती रही। और सरकारें जो है ये बैकवर्ड नेताओं की, चाहे मुलायम जी की हो या कांशीराम जी की हो, इनकी बनती रही और एक दौर रहा, 20 साल तक का वो दौर चला। 2014 तक हम लोग देखे या 2017 तक हम देखे तो इन 20-25 सालों में ब्राह्मणों ने उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक विकल्प बदल दिए, ऐसा भी एक अनुमान है। फिर वो समय समय के साथ में कभी एसपी के साथ में, कभी बीएसपी के साथ में वो अपना राजनीतिक विकल्प ढूंढने में सफल भी रहे। ऐसा माना भी जाता है कि उसी समय में मंडल राजनीति को कमजोर करने के लिए संघ परिवार के द्वारा ही अमर सिंह को समाजवादी पार्टी में भेजा गया, मिश्रा जी बीएसपी में गए और दोनों ने अंदर रहकर एसपी बीएसपी के प्रभाव को खत्म करने का भी काम किया। ऐसा भी एक नैरेटिव राजनीति में जो विश्लेषक है ये रखते हैं। हाँ, तो ये लोग जो है समाजवादी पार्टी, क्योंकि मिश्रा जी जो है वो ब्राह्मण चेहरा है और अमर सिंह जो है वो ठाकुर थे जी। और जब भी कोई बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बयानबाजी करने का मामला आता है तो बहुत बार बहुजन समाज पार्टी मिश्रा जी को सामने करती है और समाजवादी पार्टी अमर सिंह को सामने करती थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो प्रो बैकवर्ड पार्टियां थी तो इनके चेहरे ब्राह्मण और ठाकुर होने लगे, तो बैकवर्डों में इसके विरोध में प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई और इसकी वजह से धीरे धीरे जो है बैकवर्ड लोग जो है समाजवादी से दूर होते गए और बहुजन समाज पार्टी से भी दूर होते गए और आज समाजवादी पार्टी में नॉन यादव लोगों का अकाल पड़ा हुआ है और बहुजन समाज पार्टी में नॉन यादव, चमार और तमाम बैकवर्ड क्लासेस का अकाल पड़ा हुआ है। तो ये उसके बाद का ही डेवलपमेंट है, इसलिए ये कहा जा सकता है जो आप कह रहे हो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो पतन हुआ उसमें अमर सिंह की भी बड़ी भूमिका रही है। उनका जो मास बेस खत्म हुआ या जो सेंटर में उन्होंने जो फैसले लिए यूपीए में शामिल होने का मामला हो या बहुत सारे मामलों में अमर सिंह का इन्फ्लुएंस जो है वो समाजवादी पार्टी की राजनीति पर दिखाई दिया। उसी तरीके से मिश्रा जी का भी जो प्रभाव रहा, ये सेंटर में यूपीए के समर्थन में गठबंधन बनाकर वो चलते रहे और उसी समय में उनका अपना प्रभाव स्टेट में कमजोर होता रहा। हाँ, तो ये इन लोगों को अंदर लेने के बाद में इन पार्टियों की जो पहले प्रो बैकवर्ड इमेज थी वो प्रो बैकवर्ड इमेज खत्म हो गई। ये प्रो बैकवर्ड के बजाय इन पार्टियों ने प्रो ठाकुर और प्रो ब्राह्मण जो स्टैंड है वो लेना शुरू कर दिया। ऐसा जब मैसेज गया तो लोग धीरे धीरे इसके विरोध में होने लगे।
सर बीच के पीरियड में एसपी हो या बीएसपी हो, ये सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के साथ में भी समझौते करते रहे। एसपी बीएसपी का अलायंस टूटने के बाद में कांशीराम जी ने बीजेपी को साथ में लेकर भी सरकार बनाई। कांशीराम जी कांग्रेस के मतलब मुलायम जी कांग्रेस के साथ में भी गए। तो इसका भी असर उनके राजनीति पर या उनके प्रभाव, उनके जो सामाजिक जोड़ थे उसके ऊपर भी पड़ा। अभी पिछली ही बात अगर ले लो, 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ समझौता किया जी, तो उसमें उनको 19.5% वोट पड़े और 6.5% वोट जो है कांग्रेस को पड़े। तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ सर। एसपी ने जगह भी कम लड़ी उसकी थी। एक बहुत नहीं, 111 सीटें, केवल 111 सीटें कांग्रेस ने लड़ी, बाकी सारी की सारी सीटें जो है वो समाजवादी ने लड़ी। 290 के करीब की सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के द्वारा लड़ी गई थी। हाँ बराबर है, क्योंकि 290 के बाद 113 सीटें बचती थी, तो 113 में से 111 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दी थी जी। तो इसका कोई बेनिफिट जो है वो समाजवादी को हुआ नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने से समाजवादी पार्टी का वोट कांग्रेस को जाता है, मगर कांग्रेस का वोट समाजवादी को नहीं जाता। मौलिक बात क्या है, क्योंकि कांग्रेस ऊंचे जाति की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की पार्टी है, तो ये समाजवादी को अपनी पार्टी नहीं मानते, ये बैकवर्डों की पार्टी है। तो इसलिए ये लोग ट्रांसफर, कांग्रेस के पास ऐसा कोई वोट नहीं है जो ट्रांसफर कर सके। तो समाजवादी ने अपना वोट ट्रांसफर किया कांग्रेस को, कांग्रेस समाजवादी अपना वोट ट्रांसफर नहीं कर पाई, तो समाजवादी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ऐसा ही बहुजन समाज पार्टी के साथ जो समझौता सीताराम केसरी के समय में हुआ था, मगर उसका भी बेनिफिट जो है वो बहुजन समाज पार्टी को नहीं हुआ, और बल्कि नुकसान हुआ जी। ये इतिहास है, आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। जी सर, अभी पिछले विधानसभा के चुनाव में 2017 में बीजेपी ने 403 में से एक भी सीट जो है, एक भी टिकट किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को नहीं दी, मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं दी, और 88 मुस्लिम बहुल जो सीटें थी उसमें भी उन्होंने 57 सीटें हासिल की, जबकि बीएसपी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम टिकट यानी 99 सीट दी थी, उन्हें केवल मात्र 3 सीट मिले। ऐसा क्यों है? ऐसा बीजेपी ने क्या किया जिसके आधार पर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, सीटें है, वहां पर बीजेपी की सीटें ज्यादा आई? उसके 2 बड़े कारण जी। तो एंटी मुस्लिम वातावरण बनाया जाना और ईवीएम मशीन। जी। 2017 के विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीन का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, इसके हमारे पास सबूत है। और मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। वाराणसी में हमने जो अधिकारी थे उनको कहा कि आप हमें काउंटिंग के पहले वोट परसेंटेज कितने पड़े हैं ये विधानसभा में, इसके आंकड़े दो। जी। तो अधिकारी ने कहा कि यदि मैं आपको काउंटिंग के पहले कितना परसेंटेज विधानसभा में वोट पड़ा अगर ये मैं बता दूं, तो काउंटिंग के बाद अगर वोट ज्यादा निकले तो मशीन से मेरी तो नौकरी चली जाएगी। तो अधिकारियों को भी मालूम था कि ईवीएम में घोटाला होता है, घोटाला करवाया जाता है। ये सारी की सारी बात जो है, क्योंकि 80% प्रशासन में ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं, तो वो उन्होंने उसको पर्दा डालने की कोशिश की। मीडिया वालों ने इसलिए खबर नहीं की क्योंकि ब्राह्मण बनिया मीडिया है, उन्होंने कोई खबर नहीं की। जी। तो चूंकि तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ चुका हूं, इसलिए मैं तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे सबूत
और बहुत सारे डाटा मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया। मैं तो जानता ही हूं ईवीएम में घोटाला होता है। इस वजह से मैंने जो डाटा सुप्रीम कोर्ट को दिया था, तो 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दिया कि 2019 के चुनाव में हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी। वो तो मैंने सबूत दिया, इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में फैसला दिया। तो काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं मैं, सबूत के आधार पर बता रहा हूं। ये तो हो गया सर एक कारण जिसका आपने विश्लेषण करके उदाहरण दो बताया, दो कारण बताया। दूसरा कारण हमें थोड़ा विस्तार से एंटी मुस्लिम वातावरण बनाया जाना। जी, पहला सबूत तो ये है कि एक भी मुस्लिम आदमी को वोट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया। हाँ, टिकट ना देना एक बात है जी। और दूसरा, इस तरह के, क्योंकि ये 2017 की बात है, 2014 में लोकसभा में बहुमत मिला और बीजेपी की सरकार बनी दिल्ली में जी। उसके बाद में सारे देश भर में इस सरकार का फायदा लेकर हिंदू मुसलमान का माहौल बनाना पड़ा और सबसे ज्यादा माहौल हिंदू मुसलमान का यूपी में बनाया गया जी। तो उस दौरान ही मॉब लिंचिंग की वगैरह घटना होती रही है। लेकिन इन सारी घटनाओं का या मुस्लिम विरोधी जो उन्होंने माहौल बनाया, इसका बीजेपी को कैसे फायदा मिला? प्रतिक्रिया में मुसलमानों के विरोध में मुसलमानों का कांग्रेस तुष्टीकरण करती है। ये मामला जो है उन्होंने गांव-गांव और सारी जगह लोगों के दिमाग में, जो भी SC ST OBC के लोग हैं, उनकी प्रतिक्रिया निर्माण की मुस्लिम के विरोध में। तो इन लोगों के वोट जो है उनको मुस्लिम विरोध के आधार पर पड़े। तो दो कारण है जी। ये ऐसा ही एक हमें दूसरा जैसे ईवीएम के रेफरेंस में सबूत के तौर पर जहां 100% वोट मुसलमानों के है, ऐसे बूथ में 800 वोट बीजेपी को पड़े जी। यहाँ 100% वोट जो है, कुछ बूथ ऐसे हैं जो 100% मुसलमान है, वहां 800 वोट जो है बीजेपी को पड़े जी। ऐसे ही सर उत्तर प्रदेश के ही विधानसभा चुनाव का अगर हम बात करें तो आरक्षित जो सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए 85 आरक्षित सीटें हैं, वहां पर बीएसपी की केवल 2 सीटें आई, जिसका बेस वोट जो है वो अनुसूचित जाति माना जाता है। और दूसरी तरफ बीजेपी को जैसे नॉन जाटव जो जातियां है, वाल्मीकि, खाटी, पासी, उनके 17% वोट मिले। ऐसा क्या कारण हुआ कि बीजेपी को ज्यादा वोट मिले और बीएसपी को उतने सीट नहीं मिली? दो चीजों का आप मिक्स कर रहे हैं जी। सीटों का जीतना और वोट ऑफ परसेंटेज जाना, दो अलग अलग बातें हैं जी। फॉर एग्जाम्पल कि 21% शेड्यूल कास्ट के वोट है टोटल वोट में जी। उत्तर प्रदेश में 21% वोट है। तो 21% को अगर मान लो हम 100% मान लो, एक शेड्यूल कास्ट के 100, 21 का मतलब है ये जो 21% है उसको माना जाए कि ये 100% है। उस 100% में 17% वोट बीजेपी को पड़े जी। इसका मतलब यह है कि 83% वोट जो है बीजेपी के विरोध में पड़े। जो आप कह रहे हैं उसी के अनुसार बता रहा हूं। अगर बीजेपी को 17% वोट पड़े, तो बात मेरी समझ में आ रही है जी। लेकिन सीटें उनकी ज्यादा आ गई। यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं ना, यही तो बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप घालमेल वोट परसेंटेज में और सीटों के जीत में घालमेल कर रहे जी, रॉन्ग मिक्सिंग कर रहे। इसीलिए मैं रॉन्ग मिक्सिंग क्या कर रहे वो सबूत के साथ बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल कि शेड्यूल कास्ट के 21% वोट है टोटल जी। इसका मतलब यह है कि 79% नॉन शेड्यूल कास्ट वोट है। तो रिजर्व सीट पर भी तो 79% वोट को वोट करने का अधिकार है जी। कुछ समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? जी जी। थोड़ी देर के लिए कि 17% शेड्यूल कास्ट के लोगों के बीजेपी को वोट पड़े, शेड्यूल कास्ट के, नॉन जाटव नॉन चमार के जी, मान लो पड़े, उतने वोट से कैसे बीजेपी का आदमी चुनकर आ गया?
जब 83% वोट उसके विरोध में पड़े। 83 वाला चुनकर आना चाहिए ना जी। 17 वाला कैसे चुनकर आ गया? क्योंकि ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, ये केवल अनुसूचित जाति का वोट नहीं हो रहा है, वहां 79% लोगों के नॉन शेड्यूल कास्ट के वोट है जी। जिसमें ओबीसी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और मुसलमान है। आया समझे? जी जी। वो किसको वोट जा रहे हैं? वो बीजेपी को जा रहे हैं। वो बीजेपी को जा रहे हैं। तो वहां शेड्यूल कास्ट के वोटों से वो जीते नहीं है उनके कैंडिडेट। वहां जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्व कैंडिडेट चुनकर गया, वो शेड्यूल कास्ट के वोट 17% से कैसे चुनकर जाएगा? नहीं जा सकता। तो जो वोट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का पार्टी के तौर पर वोट जा रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का वोट तो बीजेपी को जा रहा है ना। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जो वोट है, वो वोट तो बीजेपी को जा रहा है। जा रहा कि जा पार्टी के नाम पर जा रहा कि नहीं? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज की वजह से ये मामला, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई पुनः पैठ के कारण ये विपरीत परिणाम जो है वो सामने दिखाई दे रहे हैं, मगर सर ये परिस्थिति केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, देश भर में 131 लोकसभा की सीटों में मैं तो हम जो चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ की चर्चा कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ का सबूत दे रहा हूं ना जी। और जो उत्तर प्रदेश का सबूत है वो सारे देश भर में कमोबेश यही है। नहीं, हम लोग एक महाराष्ट्र का उदाहरण ले लो, महाराष्ट्र का उदाहरण ले लो, 8.5%, 13.5% में महार लोगों के वोट है जी। आता है उनका कैंडिडेट चुनकर आता है। 8.5% से कोई कैंडिडेट चुनकर आ सकता है? जी नहीं, आता भी नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी का कोई कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी के नाम पर चुनकर आया? जी नहीं आया। तो जो उनके अलग, उससे अलग जो मान लो 13.5% में 5.5% मान लो दूसरे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जी। अगर वो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, मान लो शिवसेना को देते हैं, बीजेपी को देते हैं, उतने परसेंटेज से क्या शेड्यूल कास्ट का महाराष्ट्र में शिवसेना का, बीजेपी का, राष्ट्रवादी का, कांग्रेस का कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट का चुनकर आ सकता है? मान लो एक चुनाव क्षेत्र है, उस चुनाव क्षेत्र में 8.5% रिपब्लिकन पार्टी को वोट पड़े और 5-5.5% बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस को पड़े, तो 5.5% वोटों से क्या शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी का कैंडिडेट चुनकर आ सकता है? जी नहीं। तो वो चुनकर फिर भी तो आता है। किसके वोटों से आता है? जॉइंट इलेक्टोरेट में 13.5% से ज्यादा जो वोट है, वो 13.5% जो वोट है ना, इसके अलावा जो माइनस, उसको माइनस करो, 8% वोट शेड्यूल ट्राइब का माइनस करो, 13.5 और 13.5 और 8% कितना हुआ? 21-22% हो गया। 21-22%। हाँ 22% मान लेते हैं, तो 78% तो बाकी का वोट है जी। तो ये 78% लोगों को रिजर्व सीट पर वोट देने का अधिकार है कि नहीं, जॉइंट इलेक्टेड होने की वजह से? जी। वो उनको वोट देते हैं। किसको? जो राष्ट्रवादी शेड्यूल कास्ट के आदमी को टिकट देंगे, तो वो पार्टी को वोट देते हैं ना, राष्ट्रवादी को, कांग्रेस को, बीजेपी को, शिवसेना को वोट देते हैं ना, उनको तो पार्टी को वोट देते हैं। जी। रिपब्लिकन पार्टी को तो वो अपनी पार्टी नहीं मानते, इसलिए उनको वोट देते नहीं है। ये जॉइंट इलेक्टोरेट का मामला समझ में आ रहा है आप लोगों के? जी जी सर। तो वही यूपी में 17% वोट जो है, नॉन जाटो चमार जो वोटर है, उसका वोट बीजेपी को पड़ा। जी ठीक है ना, पड़ा ना, बराबर है ना, मगर 17% वोटों से वो कैसे चुनकर आते हैं?
ये परसेंटेज भी आपको समझ में नहीं आ रहा है जी जो सर। मैं, क्योंकि मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपकी समझ में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नहीं सर, 21%, ये जो आंकड़े हैं 21%, ये 21% जो, नहीं नहीं नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर मुझे दिख रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा। जैसे 100% वोट है, टोटल 100% वोट है, उसमें 21% शेड्यूल कास्ट के हैं, तो 21 को 100 मानना पड़ेगा ना शेड्यूल कास्ट के लिए। जी जी ये 21 को 100 मानने के बाद 17% बीजेपी को बढ़ रहा है। 21 को 100% मानेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 मानक मानना पड़ता है ना, मापदंड मानना जी पड़ता है ना। जी जी तो 21% लोगों को जब हम 100 मानते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, तो उसमें से 17% वोट पड़े, तो इसका दूसरा मतलब यह है 83% उनके विरोध में पड़े। जी तो 83% विरोध में पड़े, तो 83 वाला कैंडिडेट क्यों चुनकर नहीं आया? जॉइंट लोकटेट में जो 79% वोट है वो काम कर रहा है ना। जी यही बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि ये जॉइंट लोकटेट में जो कैंडिडेट चुनकर जाते हैं वो शेड्यूल कास्ट के वोटों से चुनकर नहीं जाते हैं, नॉन शेड्यूल कास्ट के लोगों के वोटों से चुनकर जाते हैं, और नॉन शेड्यूल कास्ट के लोग शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट नॉमिनेट करते हैं, उसको चुनवा कर लाते हैं। इतने सालों से, 20 साल से समझा रहा हूं आप लोगों को, सारे देश के लोगों को समझा रहा हूं। इतना मामला आसान नहीं है बातें। एक गवर्नेंस ऑफ द कंट्री का मामला है, तो अंबेडकर को ही समझ में आता था, या तो बाद में वामन मेघराम को समझ में आता, या तो काशीराम जी को समझ में आता था। ये सारी बारीकी है, इसलिए तो मैं समझा सकता हूं। जी जो ये उत्तर सारी प्रदेश में, हाँ, जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हुआ, जैसा अबे आपने बीएसपी को 83% वोट पड़े, तो 83% वाला बीएसपी का कैंडिडेट हार गया, 17 वाला कैसे चुन गया? इसका कोई जवाब है आपके पास? जी जी हाँ, कैसे चुनकर आ गया 17 वाला और 83 वाला हार गया? ये जो आप जो कह रहे हो, ये तो भारत की हर जाति को लागू है, क्योंकि कोई भी इंडिपेंडेंट जाति, अरे हम भारत की रिजर्व इतनी, सीट की बातें कर रहे हैं, संदर्भ छोड़ के इधर उधर भागता के लिए रहे हो। नहीं सर, जैसे भारत उत्तर के प्रदेश की ही राजनीति बात, में, भारत के राजनीति में, सारे देश के राजनीति में ये जॉइंट लोकटेट लागू है क्या? सभी लोगों को लागू है? नहीं, एससी एसटी को जब लागू टिकट है। जब जाति के आधार पर दिए जाते होंगे, तो वो भी एक तो तरीका है कि भाई उसको उसी के अरे आधार पर ये रोका जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल जॉइंट लोकटेट है ना, ये किसी और को लागू नहीं है ना भाई, जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल जॉइंट लोकटेट है। एक कॉन्स्टिट्यूशनली जॉइंट लोकटेट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। जी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा जॉइंट लोकटेट किसको लागू है? जी अब दूसरी बात, जॉइंट लोकटेट ओबीसी को भी पार्टी लेवल पर लागू है। जी मैं हमेशा कहते रहता हूं कि ओबीसी को तो जॉइंट लोकटेट लागू नहीं है, मगर पुना पैक्ट का उदाहरण लेकर, पुना पैक्ट से सबक लेकर ब्राह्मण राजनीति ने, बीजेपी की राजनीति ने, कांग्रेस की राजनीति ने, कम्युनिस्टों की राजनीति ने बैकवर्ड पर, पार्टी लेवल पर पुना पैक्ट लागू कर दिया, क्योंकि पार्टी उनकी है, वो मालिकाना हक रखते हैं पार्टी का। और फिर उन्होंने अपने वोटों के आधार पर उनको नॉमिनेट किया। इसलिए कांग्रेस के अंदर का कोई ओबीसी आदमी ओबीसी की बात नहीं किया, कभी कोई बात नहीं किया। वो तो जब मंडल का मामला तो तब आया जब समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया यूपी में और बिहार में, तब जाकर के इन लोगों की वजह से मंडल का मामला आया। बैकवर्ड क्लासेस के लोग ज्यादा संख्या में चुनकर आए, इनकी वजह से बैकवर्ड पार्टियां बनी। समाजवादी लोहिया वाले लोगों ने ये बनाया, लोहिया ने भी ये प्लान बनाया कि उत्तर भारत में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस का समीकरण नहीं बनना चाहिए। इसलिए लोहिया ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से बैकवर्ड को शेड्यूल कास्ट से अलग करने के रणनीति पर काम किया। जो लोग कहते हैं कि लोहिया की राजनीति प्रगतिशील राजनीति है, उसका बारीकी से विश्लेषण करने का मैं उनको आह्वान करता हूं कि उन्होंने शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के ध्रुवीकरण को रोकने के लिए बैकवर्ड क्लास को प्रेफरेंस दिया या नहीं दिया।
और ये देने का काम लोहिया ने बाबा साहब आंबेडकर के मृत्यु के पहले किया या बाद में किया? ये काम लोहिया ने 57 से शुरू क्यों किया? ये काम लोहिया ने पहले क्यों नहीं किया? बाबा साहब आंबेडकर के जीवित रहते हुए क्यों नहीं किया? समझ में आ रहा संकेत मैं क्या कह रहा हूं? जी जी सर। बहुत सारे पेज फंसे हुए इसमें। जी जी। जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ हम बात को समझने की कोशिश करते हैं तब जाकर के बातें समझ में आती है। तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भी उन्होंने पुनः पैक का सिद्धांत लागू किया। पुनः पैक का सिद्धांत क्या है? रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाने ना देना। शेड्यूल कास्ट का रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाना नहीं चाहिए, शेड्यूल ट्राइब का रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाना नहीं चाहिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग है। मतलब पुनः पैक एससी और एसटी को, ओबीसी को नहीं लागू है। उन्होंने पार्टी लेवल पर पुनः पैक का सिद्धांत ओबीसी को लागू किया। ओबीसी के लोग कहते कि नहीं पुनः पैक तो तुम लोगों का मामला है, हमारा तो मामला है नहीं। पता ही नहीं है ओबीसी के लोगों को भी दलाल और भड़वे पैदा करने के लिए उन्होंने पार्टी लेवल पर कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्टों ने लागू किया। जी। अब कम्युनिस्ट लोग अपने को प्रगतिशील कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? जी। अगर वो प्रगतिशील है तो उनके द्वारा जो एससी बीसी के लोग चुनकर जाते थे उन्होंने ये मामला क्यों नहीं उठाया? जी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों की कम्युनिस्ट पार्टी भी ब्राह्मणों की पार्टी थी। अब दूसरी बात, कांग्रेस अपने को सेकुलर कहती है जी। कांग्रेस अपने को सोशलिस्ट कहती है जी। तो इसका मतलब सेकुलर और सोशलिस्ट तो प्रगतिशील माने जाते हैं। तो इस प्रगतिशील पार्टी की तरफ से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो चुनकर जाते थे उनको पार्लियामेंट में बोलने की पाबंदी क्यों थी? जी। क्योंकि वो ब्राह्मणों की पार्टी है। और प्रगतिशील होने की नौटंकी इसलिए करते रहे क्योंकि प्रगतिशीलता का नारा तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को प्रेरित करता है वोट देने के लिए। ब्राह्मण 3.5% है, प्रगतिशील का नारा देकर वो ज्यादा संख्या के लोगों के वोट हासिल कर सकते हैं। ये तरीका बीजेपी ने नहीं अपनाया। बीजेपी ने हिंदुत्व का नारा और मुस्लिम विरोध पर खड़ा किया। उसके पीछे भी तमाम बैकवर्ड के वोट हिंदू के नाम पर लेने का तंत्र है। एक तरफ सर बीजेपी जो हिंदू के नाम पर वोट देने वाले लोग हैं उनके लिए अलग एजेंडा, अलग काम कर रही है, और दूसरी तरफ जो जागृत ओबीसी है उनके लिए अलग काम कर रही है। 27-28 मंत्री बनाना, ओबीसी के जो 39 जातियां है उत्तर प्रदेश की उसमें उनको ओबीसी में डालना, तो दोनों तरफ से बीजेपी काम कर रही है। लेकिन वो इसलिए कर रही है क्योंकि ओबीसी के लोगों को जिनको 28 मंत्री बनाया ऐसा बताया जाता है उनके अंदर राजनीतिक जागृति कम है, जातीय जागृति ज्यादा है। और मैंने यह अभियान चलाया था कि ये जाति जागृति ब्राह्मणवाद का भक्ष बनेगी, बन रही है। जी। जैसे 28 लोगों को मंत्री बनाया, किसी को भी कोई पावर नहीं दिया, तो अपने जाति का मंत्री है इसलिए वोट दे रहे। पावर है कुछ नहीं, पावर 0 है। और सबको राज्य मंत्री बनाया, 1-2 को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। जो एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान ओडिशा का, उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। उसी विभाग का फैसला लेने का अधिकार उसके पास नहीं है। नीट का फैसला उसके विरोध में लिया जी। उसके विरोध में फैसला कैसे ले सकता है? वो खुद ओबीसी का है, ओबीसी के विरोध में फैसला लिया। स्वाभाविक माना जा सकता है क्या? अगर यह स्वाभाविक नहीं है तो इसका मतलब वो फैसला उसने नहीं लिया, उसके ऊपर थोपा गया। क्या पावर है? दूसरा, ये जितने राज्य मंत्री बनाए गए उसके सारे कैबिनेट मिनिस्टर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है। तो जितने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, इन राज्य मंत्रियों को कोई कार्यभार ही नहीं दिया काम करने के लिए। अभी तक कोई खबर नहीं आई कि इन्होंने कोई कार्यभार दिया। बल्कि मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इन 28 मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा के लिए नरेंद्र मोदी ने भेज दिया। इसका मतलब यह है कि ये वोट लेने के लिए बनाए गए हैं।
इनको तो कोई पावर दिया ही नहीं, बल्कि ये वोट लेने के लिए है, उनको अधिकार देने के लिए नहीं है। नहीं, वोट लेने के लिए, लेकिन उन्होंने तो अपना काम शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ बीएसपी जो है वो बीएसपी नॉन जाटवों में नहीं जा रही है, और एसपी जो है वो नॉन यादवों में नहीं जा रही है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। तो क्या उसके वजह है फॉर एग्जाम्पल, जी जाटव और चमार लोग मायावती को, वो अपने जाति की है, चाहे वो कितना भी भ्रष्टाचार करे, अपनी जाति की है यार, तो वोट तो देना चाहिए, ठीक है। तो मायावती को एक फायदा है किसी के लिए कुछ नहीं करने का, फिर भी अपने जाति के लोगों के वोट हासिल कर सकते हैं। अभी दूसरे नॉन जाटव नॉन चमार लोगों का वोट हासिल करना है, भ्रष्टाचार के नाम पर कर सकते हैं क्या? उनके वोट ले सकते भ्रष्टाचार के नाम पर? नहीं, उनके लिए करना पड़ेगा ना कुछ काम, उनके लिए तो कोई काम किया नहीं। मुस्लिमों को 99 टिकट्स बीजेपी मतलब बीएसपी ने दिए, 99 सीट 99 टिकट दिए थे। हाँ, बड़े पैमाने पर मुस्लिमों को पॉलिटिकली जो वोट मतलब जो रिप्रेजेंटेशन जो बीजेपी की तरफ से या एसपी की तरफ से नहीं मिल रहा था, बीएसपी ने दिया। हाँ, अब शुरुआती स्टेज में चुनाव में तो पहली हिस्सेदारी जो है, भागीदारी है, तो टिकट शेयरिंग में होती है, तो बीएसपी की तरफ से ये कोशिश भी हुई। यही मैं बात समझा रहा हूं जी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का वो वैश्यों की पार्टी बीजेपी की है, यानी इन लोगों की पार्टी बीजेपी है, वैसी मुस्लिमों की पार्टी समाजवादी है। मुस्लिमों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश के हद तक आपको बता रहा हूं, मुस्लिमों की, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की पार्टी ब्राह्मण बीजेपी और कांग्रेस है, उसी तरह से मुसलमानों की पार्टी समाजवादी पार्टी है। तो वो मुसलमानों को मायावती टिकट देती है, इसीलिए देती है कि मुसलमान मेरे पार्टी के वोटर तो है नहीं। अगर मैं मुसलमानों को कैंडिडेट बनाती हूं तो मुसलमान मेरे पार्टी को वोट देता नहीं, तो मुसलमान को टिकट दूंगी तो मुसलमान को तो मुसलमान वोट देगा, मेरे पार्टी को तो देगा नहीं। मगर अगर कैंडिडेट मैं मुसलमानों को बनाती हूं तो मुसलमान कैंडिडेट को वोट देगा। एक दौर था इससे जब क्या होगा, सुनिए मेरी बात सुनिए, इससे क्या होगा, इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, मुसलमानों का वोट डिवाइड होगा। अन्यथा मुसलमान तो बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देने वाले, वो तो समाजवादी वोट देंगे। तो समाजवादी पार्टी के तरफ जाने वाले वोटों को रोकने के लिए मायावती मुसलमानों को टिकट देती है। मुसलमानों का कैंडिडेट चुनकर आता है नहीं आता है, ये उसके लिए महत्वपूर्ण बात नहीं है, तो रणनीतिक बात है। सर, एक दौर था जब मुस्लिम भी बड़े पैमाने पर बीएसपी को वोट डालते थे, मगर जब सरकार बनाने के दौड़ में कांशीराम जी ने जब बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार बनाई, तो उसके बाद मुसलमान बीएसपी से नाराज होकर समाजवादी पार्टी की तरफ गए। ये आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहे हैं, हम आज के तारीख की बात बोल रहे हैं। कांशीराम जी के बहुजन समाज पार्टी को मुसलमान वोट देते थे, हिस्टोरिकल बात है, इतिहास का विषय है, ये वर्तमान का विषय नहीं है। हम वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं, और वर्तमान में बीएसपी मुसलमानों की पार्टी नहीं है, एएसपी मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन सर क्या ऐसा हो गया कि मुसलमान जो है उनकी खुद की तो पार्टी है नहीं, मुसलमान बीएसपी से एसपी की तरफ शिफ्ट हो गया? ये तो अभी कुमार नहीं बताया कि कांशीराम जी के समय तक मुसलमान बीएसपी के साथ में थे जी, मगर जब मायावती को मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी की मदद से, उसके बाद से वो छिटक गए बीजेपी के साथ अलायंस। हाँ, मगर
इसमें एक सुधार करना जरूरी है। कुमार को भी मैं कहना चाहूंगा कि जैसा मुस्लिम लोगों ने समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी माना, ऐसा कभी भी मुसलमानों ने बहुजन समाज पार्टी को कभी भी पार्टी नहीं माना। काशीराम जी के समय में नहीं माना जी। मगर सर मुलायम भी तो कांशीराम के साथ में मैं ये बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। आगे आंकड़े बताता हूं कुमार जी, आंकड़े बताता हूं। 21% शेड्यूल कास्ट के वोट जी, मुस्लिम के 19% वोट, जी, कितने हो गए? 40%। 30% से ज्यादा वोट कभी भी बहुजन समाज पार्टी को नहीं पड़े। जी, तो जो आप कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं उसको साबित करने वाला आंकड़ा बता रहा हूं। जी, 21% शेड्यूल कास्ट और 19% मुस्लिम, ये दोनों का जोड़ बनता है 40%। बहुजन समाज 100% पार्टी वाला 100% 100% वाली थ्योरी तो हम लोग पकड़कर नहीं चल सकते, क्योंकि अभी भी 2017 के चुनाव में नहीं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो बात समझा रहा हूं। जी, फॉर एग्जाम्पल, बहुसंख्यांक लोग, मुसलमानों के बहुसंख्यांक वोट, चलो आपकी थ्योरी मान लेते हैं, आप कह रहे नहीं 100% नहीं चलेगा, ओके ठीक है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि काशीराम जी के समय में बहुसंख्यांक मुसलमान बीएसपी के साथ थे, आपका ये कहना है? जी, और ये सही है आपके पास इसको सबूत करने वाला कोई डाटा? चलो ठीक है, हम 60 या 40% मान लेते हैं कि नहीं 60% लोगों ने समर्थन दिया। ऐसा भी कोई डाटा अवेलेबल है कि 60% मुसलमानों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया? नहीं, ऐसा कोई डाटा अवेलेबल नहीं है और ऐसी कोई रियलिटी नहीं है। उल्टा मैं आपको बताता हूं, मायावती की जब सरकार बनी उसके बाद बीजेपी के समर्थन से बनने के बावजूद भी 20% मुसलमान बहुजन समाज पार्टी को वोट देते रहे हैं। वो 20% लोग, मतलब मुसलमानों के 19% वोटों को अगर 100% का मानक आंकड़ा माना जाए, वो 100% में से 20% वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ते रहे हैं, 80% वोट बीएसपी के विरोध में पड़ते रहे। मैं बीएसपी के समर्थन या विरोध के आधार पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं विश्लेषण कर रहा हूं, मैं उसके समर्थन की बात नहीं कर रहा हूं, मगर मुस्लिम लोगों का जो रुझान है, वोट पैटर्न है, उसको समझने की बात बता रहा हूं। मुस्लिम लोगों का ऑल इंडिया में वोट करने का तरीका आप जानते हैं क्या है, कैसे है? ऑल इंडिया में मुस्लिम लोग, जो बीजेपी को हरवाने वाली पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन पार्टी हरवाती है उसको वोट, राज्य स्तर पर कौन पार्टी हरवाती है वो पार्टी। तीसरी बात, विधानसभा लेवल पर या लोकसभा लेवल पर कौन सा कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को हरवा सकता है उसको वोट। तो 3 पैटर्न है मुस्लिम लोगों के वोट देने के। और ये जो बता रहा हूं ये प्रूव्ड बात है जी, ये सिद्ध बात है, आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध है। और इसकी वजह से मुसलमानों का अपना कोई राजनीतिक मतलब राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र जो है वो इंडिपेंडेंटली बनता हुआ दिखाई नहीं देता। जी बिल्कुल, हमने ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को कोई बात समझनी होगी। ये बात जैसे मैं कह रहा था कि बाय एंड लार्ज उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों की पसंद वाली पार्टी समाजवादी है। अच्छा, उसमें भी 2 सिद्धांत है, पसंद और मजबूरी। 2 सिद्धांत है। तो समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए काम करे या ना करे, फिर भी मुसलमानों की पार्टी समाजवादी है। तो इसे पसंद तो नहीं कहा जा सकता है? इसे पसंद तो नहीं कहा जा सकता, इसे मजबूरी कहा जा सकता है अगर नहीं। हाँ, तो ये मजबूरी वाली बात है जी, मजबूरी वाली बात है। अभी एक नेता से मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा हाँ ये बात यही सही है। मुस्लिम लोगों के बीच में जो जानकार है, समझदार है, उत्तर प्रदेश में मैं बात करता हूं, वो भी यही कहते हैं
हाँ, ये बात जो आप कह रहे हो सही है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे, बहुजन समाज पार्टी के रिजर्व सीटों से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की चुनकर आती है। जी। पहले नंबर पर कांग्रेस की आती थी, बाद में बीजेपी की आती है, और दूसरे नंबर की सीटें जो है रिजर्व सीटें है समाजवादी की आती है, बहुजन समाज पार्टी की आती नहीं है, क्योंकि दूसरे शेड्यूल कास्ट के बाहर के जो वोटर है वो पार्टी वोटर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के वोटर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट है, तो रिजर्व सीट नॉन रिजर्व कैटेगरी के लोगों के वोटों से चुनकर आती है, वो वोटर पार्टी का है नहीं, तो कैसे चुनकर आएंगे रिजर्व सीटें बीएसपी की? तुम्हारा समझ में आया? जी सर, वो तो आंकड़े प्रमाणित करते हैं इन सारी आंकड़े। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूं। 2012 में भी लगभग 45 सीटें जो है ये रिजर्व सीटें मुलायम सिंह की पार्टी की उस समय भी चुनकर आई थी, और उसमें भी नॉन जाटो कैंडिडेट ज्यादा थे। अब सर ये अगर इस तरीके से पैटर्न है और कैंडिडेट को देखकर या उसकी जाति को देखकर वोट डाला जाता है, बाबा साहब ने भी एक बड़ा मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकली व्यू रखते हुए उन्होंने कहा था कि इन आवर इंडिया पीपल डोंट कास्ट वोट, दे वोट टू कास्ट। जब वोट कास्ट करने की बारी आती तो जाति राजनीति में एक बहुत बड़ा प्रभाव रखती है, और उत्तर प्रदेश हो या देश के किसी भी क्षेत्र में, तो ब्राह्मण एक बड़ी प्रभावशाली जाति है जिसका प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रभाव का मतलब जो है उसको इनकैश करने के लिए एसपी हो या बीएसपी हो, ये ब्राह्मण सम्मेलन लगाना या ब्राह्मणों के पीछे चलना, ये उनकी मजबूरी बन चुकी है क्या? सवाल जो जहां से हमने शुरू किया था वहां मैं आपको लेकर आना चाहता हूं कि ये मानते हैं कि ब्राह्मण वोट देने वाले नहीं, ये इसलिए उनको भी ऐसा नहीं है कि जो मैं जानता हूं उनको मालूम नहीं है जी, उनको भी मालूम है, मगर जब सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार होता है तो फाइलें सेंट्रल गवर्नमेंट तो इनकी होती नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो बीजेपी की या तो कांग्रेस की होती है, तो उनके पास सीबीआई है तो उनके पास डाटा रहता है भ्रष्टाचार का, उनके पास सबूत रहते हैं, इसके आधार पर इन लोगों को डराते रहते हैं। और अगर मान लो ये डरते नहीं है, मान लो थोड़ी देर के लिए डरते नहीं है तो फिर उनको राजनीति में भुगतान भोगना पड़ता है। ये अनुरोध है ना, ये तो मायावती का कई बार ऐसा तो बयान आया है कि हम समझते थे कि बीजेपी के लोग ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, नहीं कांग्रेस के लोग भी ऐसे करते, ऐसा बयान है उसका। जी जी बिल्कुल, ब्राह्मण वोटर जो है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लगभग 10% है, और 8.5% है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का वोट 8.5% है। ये जानबूझकर मीडिया वाले गलत बता रहे हैं, 8.5% ही है जी, 8.5% है, लेकिन वो प्रभावशाली है क्योंकि ब्राह्मणों के पास में ही सारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो है, न्यायपालिका से लेकर मीडिया तक, वो सभी वो लोग असल में। हाँ, वो उस वजह से डरे हुए हैं जी। कहीं मीडिया उनके विरोध में ना चला जाए, कहीं न्यायपालिका उनके विरोध में ना चली जाए, कहीं सीबीआई उनके विरोध में चली ना जाए, इसलिए ब्राह्मण वोटरों को खुश करने के लिए उनके अभी संकेत जी मैं आपको बताता हूं जी, ममता बनर्जी ने जिस भाषा का नरेंद्र मोदी के विरोध में उपयोग किया कि गुजरात के गुंडों को नहीं आने देंगे हम, तो अखिलेश यादव बोल सकता है सर? नहीं। एक बता रहा हूं, मैं आपको बात समझाने के लिए सबूत के तौर पर बोल रहा हूं कि गुजरात के गुंडों को बंगाल में नहीं आने देंगे, बंगाल में बंगालियों की भी सरकार बनाएंगे, गुजरातियों की सरकार नहीं बनने देंगे, बोल सकते हैं अखिलेश यादव? जी नहीं। तो फिर लोकप्रियता कैसे बढ़ेगी? ममता बनर्जी ऐसा बोल सकती है, ब्राह्मण होने की वजह से बोल सकती है। सर इसमें मीडिया का भी एक बड़ा रोल है, मतलब मीडिया का जनमत बनाने, सुनो सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी संख्या ज्यादा है, जनमत हमारा कहाँ है? मीडिया करता है। 15 साल सत्ता में रहे ये लोग, काफी समय मतलब सरकारें इनकी रही, 4 बार मुख्यमंत्री बने, तो ये अपना खुद का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों नहीं खड़ा कर पा? वो खड़ा करने के लिए पैसा लगाना होगा ना,
तो खड़ा पैसे की करने कमी के है, लिए ऐसा पैसे की नहीं, कमी है इन लोगों के पास, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। वो पैसा प्रूव करना पड़ेगा कि ये तुम्हारे पास जायज तरीके से आया है। सर आप कोई बीएसपी ऑन संस्था खड़ी रिकॉर्ड कर आज रहे हो। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड ये कहते हैं कि बीएसपी भारत की तीसरी अमर पार्टी, मतलब अमीर पार्टी है। अमीर पार्टी है। पार्टी का कोष इस काम के लिए यूज तो नहीं कर सकते ना। जी कौन से कानून के तहत पार्टी का कोष जो है चैनल खड़ा करने के लिए यूज करेंगे? नहीं, ये तो मतलब मैं आपको सोर्सेस के बारे में बता रहा हूँ कि सोर्सेस उनकी तरफ से वो किस तो मैं तरीके से जानता flow हूँ, होकर वो तो मैं भी जानता हूँ। पहले नंबर जी। का पैसा जो है बीजेपी के पास, दूसरे नंबर का कांग्रेस के पास, तीसरे नंबर का पैसा जो है पार्टी अकाउंट में मायावती के पास है। ये तो जी एडीआर का रिपोर्ट है। एडीआर तो हर बार ये घोषित करते हैं एडीआर जी वाले। जी जी तो मुझे भी मालूम है। क्योंकि अखिलेश ने टाइम्स के लिए जवाब मगर दिए बहुत पार्टी सारे। का, मेरे कहने का मतलब पार्टी का अकाउंट, पार्टी का पैसा चैनल खड़ी करने के लिए यूज अगर किया जा सकता था तो फिर तो हो सकता था। जी जी बिल्कुल। ये उत्तर ये प्रदेश तमिलनाडु में जया चैनल है। जी जया जो ये थी ना मुख्यमंत्री जयललिता। जी जी जयललिता, उसके नाम पर ही है। तो वो तो पार्टी के अकाउंट से नहीं बनाया हुआ है। नहीं नहीं, उनकी तो ये लोकप्रियता बात, के हाँ, ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि जायज तरीके का जो पैसा है वो चैनल में लगाना पड़ता है। एक बात, फिर 24 घंटे चैनल चलाने के लिए जो विज्ञापन चाहिए कहां से आएगा? हमेशा के लिए सरकार रहेगी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। जब सरकार रहेगी तो इधर उधर से व्यापारियों से, उद्योगपतियों से पैसा चैनल को दिया जा सकता है। जब सरकार नहीं रहेगी तो पैसा कहां से आएगा? और बगैर पैसे विज्ञापन के चैनल कैसे चलेगा? सर अभी ये तो ये सारा जो टेक्निक है ना, आजाद भारत में जवाहरलाल नेहरू जब काश्मीरी ब्राह्मण प्रधानमंत्री बना तो उन्होंने सारा प्लान इस तरह से बना कि आगे चलकर भी ब्राह्मण का ही राज रहना चाहिए। जी 3.5% ब्राह्मण का ही राज रहना चाहिए। ये तरीका उन्होंने डेवलप किया। जी वो जानते थे, बैरिस्टर आदमी था, कि 3.5% का तो सरपंच नहीं बनाया जा सकता। तो वैसे तरीके डेवलप किए गए। जी आज 5 नेशनल लेवल की पार्टियां केवल ब्राह्मणों की है। जी सर अभी एक आखिरी सवाल सर, आप उत्तर प्रदेश में हैं, लखनऊ में हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा मान्यवर कल्याण सिंह जी का कल परसों निर्वाण हुआ। एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। परिनिर्वाण हुआ। बहुत बड़ी शख्सियत थी भारत की राजनीति में। उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर राजस्थान के गवर्नर तक उन्होंने काम किया, और उनकी राजनीति या उनका जो दौर रहा वो काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा। बाबरी मस्जिद जब गिराई गई उस समय वो मुख्यमंत्री थे। तो ये जो सारा एक बैकवर्ड का, मतलब हिंदुत्व का चेहरा और बैकवर्ड का भी चेहरा है, दो चेहरे मिलाकर बीजेपी उनको चलाती रही। तो उनके इस परिनिर्वाण के अवसर पर उनकी राजनीति का, या जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के राजनीति में काम किया, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दो तीन बातें मैं बताना चाहता हूं कि कल्याण सिंह का नाम उत्तर प्रदेश के राजनीति में बहुत बड़ा नाम। पहली बात, जो भारत के राजनीति में बीजेपी की जो स्टैंडिंग है खड़ी करने की, जी, उसमें बहुत बड़ा खड़े करने में, बैकवर्डों को साथ में लेकर करने में मेन रोल कल्याण सिंह का था। जी, ये दूसरी बड़ी बात। तीसरी बात, बैकवर्डों को आंतरिक दृष्टि से कमजोर करने का ऑल इंडिया में सबसे बड़ा श्रेय कल्याण सिंह जी को है। जी, मंडल कमीशन को ब्राह्मण लोग काउंटर करने में कामयाब हुए कल्याण सिंह की वजह से। कल्याण सिंह की वजह से बाबरी मस्जिद का आंदोलन जो है पीक पर पहुंचा, कल्याण सिंह की वजह से। और जब ट्रस्ट बनाया गया, इतनी कुर्बानी देने वाला आदमी है कल्याण सिंह जी, उसको ट्रस्ट में जगह नहीं मिली। सर उस समय तो गवर्नर थे ना सर वो? तो राजस्थान के गवर्नर थे, एक संवैधानिक पद पर थे। हाँ, तो संवैधानिक पद पर होने के बावजूद भी
वो बैकवर्ड क्लासेस के इस आंदोलन के बड़े नेता थे, तो उनको कोई न कोई निश्चित रूप से महत्व दिया जा सकता था, कोई तरीका निकाला जा सकता था, मगर उनको बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया। जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि कल्याण सिंह जी जब बीजेपी को छोड़कर बाहर आए तो उन्होंने खुद बयान दिया कि मेरा राम मंदिर आंदोलन के लिए या बाबरी मस्जिद गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये उनका खुद का बयान था। 2009 में उन्होंने इस बात हाँ, ये बयान दिया। जी, हाँ, तो ये सारी बातें कल्याण सिंह जी के रेफरेंस में कही जा सकती है। कहां से? कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के राजनीति का बड़ा चेहरा थे, जी, मगर कल्याण सिंह की वजह से ही आरएसएस बीजेपी मंडल राजनीति को काउंटर करने के लिए, ओबीसी को कमजोर करने के लिए कामयाब हुए। तो आप किस तरीके से कल्याण सिंह को याद करना चाहेंगे? बैकवर्ड क्लासेस को राष्ट्रीय स्तर पर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को कमजोर करने वाला चेहरा कल्याण सिंह जी का था। इसके तहत मैं उनको याद करना चाहूंगा और इससे तमाम बैकवर्ड क्लास के लोगों को सबक सीखना चाहिए। जी बिल्कुल, कल्याण सिंह जी के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। मतलब कल्याण सिंह जी का मृत्यु हो गया, भारत की परंपरा के अनुसार मृत्यु के बाद बैर खत्म हो जाता है, विचार खत्म नहीं होते। जी बिल्कुल, बैर खत्म हो जाता है, इंडिविजुअल बैर खत्म हो जाता है। मेरी कौन सी खेती कल्याण सिंह जी के खेती के साथ खेती लगी है, मेरे कौन से ढोर डंगर उनके खेती में जाके चरते थे, तो उनकी और मेरी कोई निजी दुश्मनी थी? ऐसा कुछ नहीं था। मैं वैचारिक दृष्टि से मूल्यमापन कर रहा हूं। जी सर, उस समय मुलायम जी मूल्यांकन कर रहा हूं। थे उस दौर में जब कल्याण सिंह की जब मायावती को बीजेपी के लोगों ने जब मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, कल्याण सिंह बहुत ज्यादा विरोधी थे। जी, और ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। इस मुद्दे पर अटल बिहारी वाजपेयी से कल्याण सिंह का झगड़ा हो गया था, मतभेद हो गए। हाँ, ये मुद्दा था। मगर वही वाजपेयी जी बाद में मीडिया के सामने आकर कहे कि मुलायम भी काटे थे, कांशीराम भी काटा थे, दोनों कांटों का मैंने एक कांटा निकालने के लिए दूसरे कांटे हाँ, तो हम तो हमेशा कहते हैं ना, फेंक दिया। हाँ, ये तो मैंने अपने भाषणों में कई जगह कहा कि तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोग ब्राह्मणों के लिए काटा है और वो कांटे से कांटा निकालते हैं। जी, कांटे से कांटा निकालने का मतलब है आपस में हम लोगों को लड़ाते रहते हैं। जी, जी, जी। मुलायम सिंह जी के राजनीतिक जीवन किस प्रकार से विवादों में रहा, बीजेपी के अंदर भी, और बैकवर्ड क्लासेस का जो आंदोलन स्वतंत्र रूप से आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए भी संघ परिवार ने, ब्राह्मणों ने उनका किस प्रकार से उपयोग किया, और जब उपयोग हो गया तब उनको साइड में कर दिया। ये तमाम बातों को लेकर हमने एमएनटीवी पर एक अलग से वीडियो बनाया है। जिन दर्शकों को वो वीडियो देखना है, कल्याण सिंह जी के आंतरिक जीवन के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो वो वीडियो आप हमारे एमएनटीवी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, ये ब्राह्मणों का वोट परसेंटेज बीजेपी के साथ या ब्राह्मणवादी दलों के साथ में किस प्रकार से रहा, और एसपी बीएसपी जो आस लगाकर बैठी हुई है या काम कर रही है कि ब्राह्मणों का वोट हमारे पास आएगा या उनको आकर्षित करने के लिए काम कर रही है, तो वो इतिहास में भी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ब्राह्मणों की पहली पसंद एसपी बीएसपी रही है और ना ही आगे भी होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी ये चर्चा इस प्रकार से जारी रहेगी। बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हमें समय दिया, और ये तमाम बातें जो राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है, देश में चल रही है, वो बातें हम लोगों के सामने लाए। उनका आभार। एमएनटीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर, इनका भी आभार व्यक्त करते हैं और ये चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। शुक्रिया।